बरसगीर के फिल्मी आसमान पर एक सदा रोशन और सदाबहार सितारा 1934 से जगमगा रहा है, अशोक कुमार। प्यार से लोग जिन्हें पुकारते हैं दादा मणि। इनसे पिछले बरस 11 मई के रोज बंबई के एक स्टूडियोज में हमारे नुमाइंदे अमीर हनफी ने एक मुलाकात रिकॉर्ड की थी, जिसे हमने 18 मई को पहली बार नशर किया था। अपने सुनने वालों की फरमाइश पर एक बार फिर सुनवा रहे हैं। आपको देखते ही मुझे अपना बचपन याद आ गया कि जब 30 वर्ष पहले हम लोग बस्ते लेकर आपकी फिल्में देखने के लिए स्कूल से भाग भाग कर जाया करते थे। और दूसरी चीज, जब आपको आज देख रहा हूँ तो ये दुआ मांग रहा हूँ कि खुदा आपको नजर बद से बचाए, और ये पूछने को जी चाहता है कि आखिर वो राज क्या है कि आपकी शख्सियत इतनी सदाबहार है और आपके साये से भी बुढ़ापा जो है वो बहुत दूर भागता है। आप कुछ भी पूछिए, बुढ़ापा तो आने ही वाला, सबको ही आता है। मेरी उम्र 63 साल की हो गई है, लेकिन अगर मैं 63 साल का लगता नहीं हूँ तो बात यह है कि मैं हमेशा कोई ज्यादती किसी बात की नहीं, कि हमेशा नॉर्मली रहा हूँ। अगर इससे बुढ़ापा बच गया हो, मैंने बुढ़ापा तो आता ही है, लेकिन शायद शरीर पर आपको चेहरों पर पता नहीं लग रहा है, लेकिन शायद इसी से बच गया हो। और मैं ज्यादा रात कभी करता नहीं हूँ, ज्यादा फंक्शन भी अटेंड नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, अपने काम में रहता हूँ। इसी के साथ ये भी कहना पड़ता है कि किसी भी दौर में आपकी फिल्मी जिंदगी के आप कभी भी पुराने नहीं लगे। आपकी एक्टिंग, आपके एक्सप्रेशंस, आपके बातचीत करने का ढंग, ये सारी चीजें 25 बरस पहले जो फिल्में आपकी थी और जो आपके साथी थे, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अब एक्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं। दरअसल मुझे आज 39 साल हो गए फिल्म में। यही कह सकता एक्टिंग के बारे में कि मैंने हमेशा कहानी की तरफ लगन दिया। सोचता रहता हूँ क्या कर रहा हूँ। अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे सीन्स हैं जो कि मैं कर चुका हूँ, फिर भी रोज सोच लेता हूँ कि वो ठीक है कि नहीं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ कि नहीं। मुमकिन है, इसीलिए मैं रह गया हूँ, लेकिन इसकी वजह नहीं बता सकता क्यों रह गया हूँ। मेरे से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो नहीं रहे, बहुत जल्दी निकल गए। इसकी वजह कोई ऊपर वाले जानता होगा, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इसी के साथ ये भी बताइए कि आपका जो एक्टिंग है वो तो बताते खुद एक स्कूल की हैसियत रखता है, तो आप यानी एक एक्टर के लिए किन खुसूसियात को जरूरी करार देते हैं? आपका जो एक्टिंग स्कूल है, आप यू आर ए स्कूल इन योर, वो स्कूल जो है वो खुद ब खुद बन गया होगा। मैं अभी तक हर शॉट में मेहनत करता हूँ। अगर उसको स्कूल बन गया है तो वो दर्शकों की जो देखते हैं, ऑडियंस की, उनकी मेहरबानी है, उनको पसंद आता है। कौन कब पसंद आता है ये भी नहीं कह सकता। दरअसल देखिए, तो मैंने 200 तस्वीरें बना ली हैं, 200 से ऊपर हो गई हैं, लेकिन उसमें कम से कम 175 फ्लॉप्स होंगी। नहीं बल्कि बात इसके बात क्या होता है कि मेरा रोल जो है ना, जहाँ तक हो सके मैं अच्छी तरह करता हूँ। फिर बाकी रहते हैं जो स्टोरी हुआ या डायलॉग हुआ, उसमें अदला बदली तो करते रहते हैं। अगर स्टोरी फ्लॉप हो जाती है तो लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा काम खराब नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टर ने खराब कर दिया, तो इस तरह से बच जाता हूँ। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। जी, जो पहले फिल्में लोग देखते थे तो वो बैनर को देखकर कि ये न्यू थिएटर्स की है, प्रभात की है, बॉम्बे टॉकीज की है, मिनरवा की है, कुछ इस तरह। उसके बाद दौर आया कि डायरेक्टरों के नाम से देखी जाने लगी, फिर दौर आया कि अदाकारों के नामों से फिल्म देखी जाने लगी। तो ये जो तब्दीलियां हुई हैं हिंदुस्तानी फिल्म में, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये सेहतमंद हैं, मुनासिब हुई हैं या गलत हुई? पहले कंपनी के नाम से पिक्चर चलती थी, इसलिए कि पहले कंपनी पिक्चर बनाती थी जी। धीरे धीरे कंपनियों का हाल टूटने लगा, तो उसके बाद प्रोड्यूसर्स अलग निकल पड़े, तो प्रोड्यूसर के नाम से चलने लगी पिक्चरें। अब क्या है, हम लोगों के वक्त में हम लोगों को सीढ़ियां बनाने पड़ी। सब सीढ़ियां बनाकर चढ़ने के लिए लोग तो जल्दी जल्दी चढ़े जाते हैं, पैसा भी बहुत मांगते। कल हम लोगों के वक्त में ऐसा था कि पैसा मिले या न मिले, काम खत्म करना उसको हम लोग ड्यूटी समझते थे। इसलिए पुराने लोगों में से बहुत से इसलिए रह गए हैं कि काम को ड्यूटी समझ कर किया, यानी काम को खेल समझ के नहीं। तो आजकल बहुत से हैं, यहाँ अपने पाकिस्तान की बात तो मैं कह नहीं सकता, हिंदुस्तान में बहुत से हैं जो वक्त पर आते ही नहीं है, और आए अगर वक्त पर और काम नहीं हुआ तो कहते हैं कि भाई हमको इतनी जल्दी क्यों बुलाया। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हमें पैसा मिलता है उसके लिए, सुबह चल के शाम तक बैठने के लिए पैसा मिलता है। ये पूछना ही गलत है कि हम पहले क्यों हमें बुला दिया। आपके एक दोस्त थे
जो उर्दू के बहुत बड़े अफसाना निगार थे, और उन्होंने एक किताब में फिल्म के बहुत सी पर्सनैलिटीज के कुछ स्केचेस भी लिखे हैं, बड़े दिलचस्प। गंजे फरिश्ते, मेरा मतलब सादत हसन मंटो से है, उनसे आपके ताल्लुकात कैसे थे? और सादत हसन मंटो, पहले मैं इतना कहूँगा कि मुझसे, मैं उनको जितना प्यार करता था वो भी मुझे उतनी प्यार करते थे। वजह ये है कि उनकी राइटिंग मुझे बहुत पसंद आती थी। मैं उस वक्त उर्दू पढ़ नहीं सकता था, अब तो पढ़ लेता हूँ। अच्छा। उन्हीं ने मुझे सिखाया उर्दू पढ़ना, पर्शियन भी थोड़ा सिखाया, लेकिन उस वो पढ़ के स्टोरी जो सुना है तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो मैंने उनको कहा कि भाई तुम मेरे साथ एक स्टोरी में काम करो। तो एक 8 दिन करके स्टोरी मैंने बनाई, उसमें उन्होंने सब दूसरों को छोड़ के मेरे पास आ गए। ये क्या कि प्यार जरा बढ़ता गया, और उसके बाद वो जरा थोड़ी सी सन की किस्म के थे। एक फाइनल जब मैं बॉम्बे टॉकीज में 1947 साल में बॉम्बे टॉकीज में गया तो महल में काम किया है, महल में लिखा। हाँ, 5-6 आदमी थे जो महल भी लिखा। उसके बाद मैंने कहा कि मैं दादा मुझे आपको एक स्टोरी देता हूँ, देखिए। तो मैंने कहा कि क्या स्टोरी है? तो उन्होंने कहा कि मैं लिख के दूंगा। तो सीन बाय सीन, शॉट बाय शॉट लिख के उन्होंने एक बड़ी मोटी किताब मेरे सामने 1 महीने के बाद दी। तो मैंने वो किताब देखी, देखने के बाद जरा कुछ खास पसंद नहीं आई मुझे। मैंने कहा मंटो जरा एक काम करो, ये दूसरा लिखो एक। तो बेचारे को आंसू आ गए उसका आंखों से। मैंने कहा आपको पसंद नहीं? मैंने कहा पसंद नहीं तो मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, पसंद नहीं आई मुझे। अच्छा करके वो चले गए, सामान अपने घर का 600 रुपए में बेच दिया, और दूसरे दिन पाकिस्तान चले गए, लाहौर चले गए। अब मैं उसको बुला रहा हूँ, लेकिन वो शर्म का वाला, अब तो बोला अब तो मुझे शर्म लगती है आपके सामने कि मैंने ये क्यों किया, इसीलिए नहीं आए वो। लेकिन हमेशा यहाँ से कोई जाए जो पाकिस्तान में है तो उनके जरिए उनको खबर मैं दे देता था अपनी, वो भी खबर अपनी दे दिया करे। आखिर मुझे ये मालूम हुआ कि शायद उनका दिमाग खराब हो गया था। जी हाँ, तो वो थे सन की किस्म के, वो दिमाग खराब होना बड़ा ही पॉसिबल था उनके लिए। अच्छा, उन्होंने ये लिखा है कि आपकी जो इश्क एक्टिंग है तो उसके सिलसिले में आप ही के जो स्टेज में कि अशोक कुमार जब पर्दे पर कोई इश्किया रोल करते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे कैस कराइन पी रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग छोटी सी जगह के रहने वाले खंडवे के। तो वहां पर जब मैं स्कूल में जाता था और शाम को घर आता था तो हमारे पिताजी साथ साथ ले जाते थे हमें, ताकि मैं कहीं मिलूं नहीं किसी से। वो जरा कैरेक्टर मॉरल के जरा पक्के थे, तो आदत सी रह गई है। लड़कियों से जरा थोड़ा सा घबराता, अभी भी घबराता हूँ, लेकिन वो घबराहट हमारे पिताजी ने पैदा कर दी। तो उसके लिए मैं वालिद साहब को शुक्रिया दूं या न दूं, वो आप लोग कुछ जाने। तो दादाजी, अब अगर आपको इश्किया रोल किया जाए इस उम्र में तो आपको कैसा लगेगा? इसके मेरा ख्याल छुटपन से तो बेहतर कर लूंगा। आपने कई तरह के हीरो का रोल किया है, हीरो के अलावा भी बहुत मेजर रोल्स और कैरेक्टर रोल्स आपने किए हैं। तो आपको खासतौर से हीरो की आपकी डेफिनेशन क्या है? यानी हीरो का तो मतलब ये है जिसके ऊपर रोल लिखा गया हो, उसी को हीरो कहते हैं। दरअसल ये फॉरेन वर्ड है हीरो। अच्छा, हम लोग के यहाँ हीरो उसको कहते हैं जो इश्क करता है हीरोइन से, उसको हीरो कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसके ऊपर कहानी लिखी गई हो वही कैरेक्टर है, वही हीरो है। जैसे मेरा आशीर्वाद तो देखा नहीं होगा आपने। हाँ, तो उसमें तो कहा था कि हीरो का रोल बहुत छोटा था, हीरो का रोल दरअसल मेरा ही था। जैसे ये पिक्चर अनुराग, उसमें भी हीरो का नाम मेरा ही है। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगती है कि हीरो के काम में सिवाय इसके और कुछ खास नहीं रहता। इसमें ऐसे रोलों में तो एक्टिंग करने का मौका मिलता है, कुछ दिखाने का मौका मिलता है, उसमें कुछ खास मिलता नहीं, दौड़ा दौड़ी और बड़े स्वीट मीठे मीठे बातें करना मिलता है और कुछ नहीं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इसमें फर्क यही है। जी हाँ, आपने यानी इतनी तरह के रोल किए हैं कि जैसे मालिक में आपने साधु का रोल किया था, और मेरी सूरत तेरी आंखें में जो आपने रोल किया था बदसूरत गवैये का, उससे मुझे ये ख्याल आता है कि हिंदुस्तानी फिल्मसाज ये बात कब सीखेंगे कि हीरो बदसूरत भी हो सकता है, या उसके लिए बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट करना स्क्रीन पे ये जरूरी नहीं। आपने ठीक कहा। ये क्या है, अभी हमारी इंडस्ट्री इतनी पुरानी नहीं हुई जहाँ पर ऑडियंस इतनी समझ ले कि हीरो किसे कहते हैं। अभी तक समझ में नहीं आया उनको, वो समझते हैं हीरो का मतलब यही है। लेकिन कैरेक्टर एक्टिंग जो है ये अमेरिका में जिस तरह से होता है यहाँ भी होगा, लेकिन 10-20 बरस के अंदर होने वाला हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जरूर इस बात को समझ जाएगी जो आप इसे कह रहे हैं। जी अच्छा सर, जो यानी हीरो के खिलाफ जो आदमी होता है या हीरोइन और हीरो के दरमियान में जो ट्रैंगल फॉर्म करता है, वो हिंदुस्तानी फिल्मों के जो रिवायती ट्रैंगल है उसमें एक विलन भी हुआ करता है
तो क्या ये विलन लाजमी है? एक तस्वीर देता हूँ आपको। मैं किसी एक बीमार आदमी थे, उनको देखने के लिए अस्पताल गया जी। तो वहाँ वो पड़े हुए थे, मैं देखने के लिए गया तो जहाँ हमको खबर मिली कि अशोक कुमार आए हैं तो जितनी नर्सेज, लेडी डॉक्टर सब भाग गया है और आके देना शुरू किया फिल्मों को गाली कि आप लोगों के ऐसा क्यों होता, गाना क्यों होता, विलन क्यों होता, जो आपने पूरा ये सवाल पूछा कि हर बात गाना गा देते हैं, ये गाते तो कैसा क्यों नहीं, अमेरिकन फिल्म से देखिए कैसा होता है। तो मैंने कहा कि मैं अमेरिकन हॉस्पिटल भी देख चुका हूँ, आपके इतना महंगा क्यों है, ये टेबल के नीचे कपड़े को लगे हुए हैं, आप लोग अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने। बोले नहीं, ये तो हमारे पास पैसे की कमी है, हम लोग को इतना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। मैंने कहा बिल्कुल वही बात है, हमारी भी वही बात है फिल्म के लिए। आपने खुद, यानी मुझे आपकी बहुत पुरानी फिल्म की एक याद आ रही है, इधर भी किए होंगे इस किस्म के रोल, किस्मत में जैसे आपका एक रोल था, लेकिन वो हीरो का रोल था, लेकिन उसमें यानी वो जेब कतरे का रोल था, एक मुजरिम का रोल था। तो क्या तो फिर हीरो और विलन में क्या फर्क हुआ? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, यही चीज मैं कह रहा हूँ, ऐसी चीजें लोगों को पसंद आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन जरा कम है, 70% लोगों को एजुकेशन नहीं है, तो उन लोगों के लिए अपने प्रोड्यूसर क्या समझते हैं कि शायद ठीक नहीं लगे इसलिए बना दो। मैं डेविड लीन से एक दफा मिला था, डेविड लीन से कहा था भाई तुम पिक्चर बनाने की तुम्हारी यानी क्या कहते बेसिस क्या है, किस बेसिस पर तुम पिक्चर बनाते हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो अच्छा लगता मैं बनाता हूँ, अगर लोगों को अच्छा न लगे तो मुझे फिल्म में रहने का कोई हक नहीं। मैंने कहा यही होना चाहिए, प्रोड्यूसर को जो अच्छा लगे वही बनाए, आर्टिस्ट को जो अच्छा लगे करने को वही करे, लोगों को पसंद नहीं आता तो निकल जाना चाहिए। जी। दादा, आपने ये फिल्मों में रोल एक्सेप्ट करने के पहले क्या कहानी और अपने रोल को पूरी तरह से देख के फिर पसंद करते हैं, या जो रोल आपको ऑफर किया जाता है प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की तरफ से उसे ज्यों का त्यों मंजूर कर लेते हैं? देखिए, मुझे इतने साल हो गए यहाँ फिल्म में कि मेरे जो असिस्टेंट्स थे कभी कभी जिनको मैंने सिखाया भी था, बहुत से हैं जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हो गए हैं, तो वो जब आते हैं मेरे पास कि भाई मेरे पास एक स्टोरी है, फर्स्ट क्लास स्टोरी है, तो आप जरा उसे कर दें, मैं सुनता हूँ, मुझे पसंद नहीं आती जी, पसंद नहीं आती। लेकिन वो प्रोड्यूसर समझता है कि बहुत अच्छी स्टोरी बना रहा हूँ, तो ये तो क्या है कि एक दिल का मामला है, दोस्ती का मामला, उस तरह से कर देता हूँ। हर जगह मैं ऐसा रोकता नहीं हूँ। कोई भी स्टोरी अगर पसंद नहीं आई, अगर प्रोड्यूसर कहता है कर ही दीजिए तो मैं कर ही देता हूँ। इसलिए कर रहा हूँ ना कि 175 पिक्चर तो ऐसे निकल गए मेरे, तब 25 चले होंगे। तो राजेश खन्ना मेरे पास आएगा, घर में ये पिक्चर कर दीजिए मालिक में। तो मैंने कहा भाई मैं ये साधु वाधु का रोल बनेगा नहीं, दरअसल मैं साधु हुई नहीं। तो साधु सीखना पड़ेगा साधु होना। बोले नहीं, बस 5 दिन का काम है, 5 दिन में वो कर दीजिए आप। मैंने कहा रोल अच्छा है, पिक्चर चलेगी। मैं पिक्चर रोल अच्छे की बात नहीं करता, मैं पिक्चर चलेगी कि नहीं करता, तो पिक्चर जरूर चलेगी। वो चली नहीं, उसका बैड लग, मेरा बैड लग। और ये जो यानी जब से आप एक स्टार बन गए, पहले तो स्टार सिस्टम पे बात हो कि ये स्टार सिस्टम का बन जाना हिंदुस्तानी फिल्म के लिए ठीक हुआ है या गलत हुआ है? स्टार सिस्टम तो दुनिया भर में है, लेकिन प्रोड्यूसर सिस्टम भी दुनिया भर में है। यहाँ प्रोड्यूसर का सिस्टम नहीं है जी। मैं जब प्रोड्यूस करता था पिक्चर, मैंने 19-20 पिक्चर बनाई है, तो उस वक्त मैं प्रोड्यूसर्स के मीटिंग में गया, तो जो चेयरमैन थे उस वक्त, नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने कहा कि देखिए बड़ी तकलीफ हो रही है स्टार सिस्टम की वजह से हम लोगों को, तो जो स्टार 3 पिक्चर से ज्यादा काम करे उसे नहीं लेंगे हम लोग। सबने साइन किया, और चेयरमैन ने खुद एक आदमी को ऐसे लिया है स्टार को जो 6 पिक्चर में काम कर रहा, फिर सबने छोड़ दिया। ये बात है। स्टार सिस्टम के बन जाने के बाद जो जिस ढर्रे के ऊपर फिल्म इंडस्ट्री चली है, और खासतौर से यानी वहीं से ले लीजिए आप 1947 के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में किस किस्म की फिल्में बनी उनका तो हमें कोई इल्म है नहीं, हम देखेंगे। जी हाँ, तो ये जो तरक्की हुई है या जो कुछ भी हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है फिल्म का, इससे आप मुतमईन हैं? मेरा क्या ख्याल है, ये एक चक्कर है, ये हमेशा आता है और जाता है। ये स्टार सिस्टम भी चला जाएगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को तकलीफ होने लगी अब स्टार सिस्टम की वजह से। जब तकलीफ होने लगेगी, जैसे कि दुर्भिक्ष अकाल आ जाता है ना, वैसे ही हो जाता है। फिल्म में भी अकाल आ गया, अकाल आकर सब सुधर जाते हैं, फिर जब ठीक होने लगते तो फिर वही बात होती है। इसलिए ये सिस्टम हम इसको परमानेंट नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी में कम से कम 4 दफे ये बात आई है, 10-10 साल में से 4 दफे आ गई बात। मैं देखा हर बार कुछ ना कुछ होता, सुधर जाता, फिर शुरू हो जाता। नरेंद्र जी, आपने अब तक जो रोल्स किए हैं फिल्मों में, उनमें सबसे ज्यादा मुतमईन आप अपने किस रोल से? ये बहुत ही मुश्किल सवाल। मैंने ये देखा है कि जिस रोल में मुझे मजा आया करने में, वही पिक्चर भी चली, रोल भी चला, लेकिन हर रोल में मुझे मजा नहीं आता करने में। मालूम होता है कि क्या कर रहा हूँ पता नहीं जी। हाँ, मैं आगे नींद में कर लेता हूँ। अब क्या है कि डायलॉग तो क्या है कि जितने डायलॉग मैंने बोले, कहीं वालिद को दादाजी बोला, कहीं पिताजी बोला, यही बोला है,
बाकी सेंटेंसेस तो वही बोले मैंने, तो कोई डायलॉग में तो फर्क हुआ ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ और मैं चला, यही सब होता रहता है, बाकी कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन किसी किसी पिक्चर करने में मुझे मजा आया, किसी में नहीं आया। जो मजा है वो चला, ये तरह से मैंने देखा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे मजा आना चाहिए बस। जी। अच्छा, ये जो आपने खास तौर से हुमायूं, नजमा, पाकीजा, बहू बेगम में जिस किस्म के रोल्स और जिस किस्म के माहौल को पेश किया है, उसके बारे में आप? मैं समझता हूँ कि मुस्लिम कल्चर में एक जो रेपुटेशन है कल्चर की, वो उल्टा फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमें नया लगता है हमेशा कि हम लोगों के यहाँ ऐसे हिंदू कल्चर में वो बात नहीं है, बहुत ही आसान हो गया है। किसी को नमस्कार किया, आधा वर्ष किया, नहीं किया, बैठ गए। यहाँ तो आपसे बात होती है तो एक जगह कुछ अजीब सा लगता है, अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए मैं ये मुस्लिम रोल करने मुझे मजा आता है। जी जी, हाँ, हमेशा मजा आता मुझे, और एक नयापन लगता मुझे, तो वो इसलिए मैं झट से ले लेता हूँ कोई ऐसा रोल मिले। जैसे ये इसने महबूब किसने बनाया था, वो अपने मेरे महबूब जी, हाँ, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत मजा आया। तो ऐसे रोल करने के लिए आप स्पेशली उस कल्चर की और जिस किस्म की जिंदगी उस फिल्म में दिखाई जा रही है, उसको बाकायदा स्टडी करते होंगे? देखिए, मुस्लिम कल्चर की स्टडी तो नहीं किया, लेकिन इतने लोग दोस्तों के साथ रहा हूँ कि इसमें कोई खास मुझे तकलीफ नहीं समझने में। फिर भी इस सेट के ऊपर एक रहता है जो कि बता देता है ये गलत होगा, ये जैसे एक कुछ वर्ड्स है ना, क्या या अल्लाह मैंने कह दिया, बोले कि नहीं भाई ये लड़कियां बोलती, मैंने कहा ये तो नहीं मालूम मुझे। बोले खुदा बोलिए आप, मैंने कहा अच्छा भाई खुदा बोलते हैं। हाँ, ये सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। अच्छा, मैं बंगाली हूँ, अभी काकी का गड़बड़ कभी नहीं होता। अभी देखिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें कितनी गलतियां होंगी काकी में, वो आप देख लेंगे जब सुनेंगे इसको बाद में। तो ये तो इसके लिए किसी को रहना जरूरी, चाहे वो एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, एक आदमी रहना चाहिए जो कि जान देखेगा कि ये ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, हमेशा सब चीजों में। जी। अगर अब आपके साथ जिन हीरोइनों ने पार्ट किया है, ये जो फीमेल रोल्स रहे हैं, उनमें से आपको कौन कौन यानी एक एक्टर की हैसियत से, एक फनकार की हैसियत से मुतमईन कर सकी? देखिए, दरअसल बात यह है कि मैंने इस काम को, ये कौन काम कर रहा है, कौन मेरे सामने है पीछे, इसकी मैंने अभी तक सीरियसली कोई सोचा नहीं है। जिन जिनने काम किया, किसी किसी के कुछ स्पेशलिटीज हैं। जैसे मीना कुमारी के साथ बहुत से पिक्चर किए मैंने, देविका रानी के साथ बहुत से पिक्चर किए। देविका रानी से पिक्चर कर रहा था तो उस वक्त मैं खुद ही समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझ आने लगी। लेकिन मीना कुमारी से जब पिक्चर्स किए मैंने, तो उस वक्त दोनों में ऐसे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि डायलॉग हम लोगों को पढ़ना या याद नहीं करना पड़ता था। हमने कुछ भी बोला उसका कुछ भी जवाब दे देती। ऐसे महमूद के साथ मेरा होता है, हम अभी जो पिक्चर्स करते हैं उसके साथ, तो महमूद को बचपन से ही मैंने देखा उसको, तो पिक्चर्स करते हैं तो कोई डायलॉग फिक्स नहीं होता, जो दो फुल देखेंगे सब बना भी डायलॉग सेट के ऊपर हुआ। तो इस बात की मैंने कभी सीरियस चिंता नहीं की कि भाई कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। अपना काम मैंने देखा, दूसरे काम बिगड़े नहीं ये देखा कि मेरी वजह से उसका काम बिगड़े नहीं, ये भी देखा है। बाकी सब में कुछ कुछ गुण तो हैं सब में, ये मैं कहा। और दूसरी बात है, अभी तक मैं अपनी सीरियस नहीं, उसका मैं वो उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास एक तस्वीर नहीं है जो मैंने 1934 से काम कर आज तक, एक तस्वीर नहीं है मेरे पास, कोई बुकलेट नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा कि कब तक काम करेंगे, हमेशा सोचता था कि 5 साल 6 साल के बाद तो खत्म ही हो जाते हैं सब, तो 5-6 साल के बाद मैं कोई पान की दुकान है, कपड़े की दुकान खोल लूंगा। तो 5 साल निकल गए, फिर हमने कहा दूसरे 5 साल में क्या सोचना चाहिए, बड़ी दुकान कुछ करें, कुछ पैसे आ गए, तो तीसरा 5 साल में निकल गया, चौथा 5 में 7-5 साल निकल गए। तो इसलिए वो सोचने का मौका कहीं मिला नहीं कि क्या करना चाहिए मुझे। फिर भी आपने जिन जिन हीरोइंस के साथ काम किया है उनमें से कुछ, किसी के तो कुछ नकूश आपके जहन में होंगे? सबके कुछ तो है, क्या मैं मतलब यानी किन यानी ये समझिए जब से शुरू किया था आपकी पहली हीरोइन कौन थी? मतलब पहले हीरोइन थी देविका रानी, अच्छा, फिर थी लीला चिटनिस, फिर मुमताज शांति, फिर अभी याद भी नहीं है कि कौन कौन थे, आए और गए। अभी इसमें से इनमें से तो कोई है ही नहीं। हाँ, मीना कुमारी भी गई, फिर निरूपर आया है, अभी कर रही है। अभी मैं भी काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो मैं बीमार था इसलिए। और कौन है मेरे साथ, तू वहीदा रहमान के साथ थोड़ा सा हुआ। अच्छे आर्टिस्ट सब, मैं ये कह नहीं सकता कि कौन किससे बेहतर है, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है जी। हाँ। अगर जिन अदाकारों के साथ आपने काम किया है उनके, जैसे मैंने तो सबके साथ ही काम किया है। जी। मेरा मतलब है पाकिस्तान में जो अब है। हाँ, पाकिस्तान में अभी अब वहाँ की उनकी खबर तो आती है मुझे। अब मैं जैसे बोल रहा था कि एम नजीर, वो मेरे साथ 1936 से काम कर रहे थे, बड़ी दोस्ती हो गई थी, स्टोरी भी लिखते थे, कहानियां भी लिखते थे छोटे छोटे उर्दू पेपर्स में। तो मैंने उनको बोला, एक कहानी उन्होंने सुनाई, मैंने उनको बुलाया और मजबूर बनिया।
वो चली खूब। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ झगड़ा चल रहा था 1947 में। लोगों ने बड़ी धमकियां दी। मैंने कहा भाई हम आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, हमारे लिए आर्टिस्ट हैं, तो हम ये अच्छा। लेकिन लोगों ने बड़ी धमकी दी थी। मैंने कहा कि तुम दूसरी स्टोरी फिर से लाओ। दूसरी स्टोरी उन्होंने सुनाई, वो अच्छी लगी। अब वो कहाँ पता नहीं। कुमार भी उनके साथ भी काम किया, किसी का पता नहीं। एक हसरत लखनवी थे, वो क्या कर रहे हैं पता नहीं। शाहनवाज कहाँ है, वो भी क्या कर रहे हैं पता नहीं। एक दफा आए थे शाहनवाज, बड़ी खुशी हुई थी मिलके, लेकिन उम्र हो गई उनकी, शायद 70 साल की हो गई होगी, ज्यादा हो गई होगी। क्या कर रहे हैं उनको दिखता नहीं। बोले मेरे दिखता नहीं, लेकिन मेरी भी हालत होने वाली है ऐसी, मुझे भी अब कम दिखने लगी है। नूरजहां के साथ मैंने काम नहीं किया, इत्तेफाक नहीं हुआ। उनके गाने बहुत पसंद आते थे मुझे। अब मुझे मेहंदी हसन के गाने बड़े पसंद आते हैं। अगर कहीं मेहंदी हसन के गाने मिल जाए मुझे, या उधर कभी अगर हिंदुस्तान में आ जाए, तो मैं तो भाई उनको जरूर बुला के उनके गाने सुनूंगा। दादा मुझे फिल्मों के अलावा आपकी दिलचस्पियां और किन किन चीजों में? मैंने कुछ दिन तक एस्ट्रोलॉजी सीखी, होम्योपैथी भी सीखी, पेंटिंग भी सीखी, चेस भी खेलता रहा। ये अपने आप को मैं जरा अलग ले जाने के लिए करता हूँ। किसी चीज में थक जाता हूँ तो दूसरी चीज में चला जाता हूँ। अभी आजकल टेप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो गाने वालों को बुला के तबला वाला के साथ कभी मौका तो सुनिए। वाकई अब बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, तो यानी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं? एक्सपेरिमेंट किए। अच्छा, हाँ। यानी किस किस्म के? जैसे एक रिकॉर्ड में से, अपने ग्रामोफोन रिकॉर्ड में से साउंड और म्यूजिक अलग किया। अच्छा। हाँ, ये जो मुश्किल बात है, मेरे को कई दफे बदल करना पड़ा। म्यूजिक कम करके, ये करके, बढ़ा के करना पड़ा, तो बदल के किए हैं। मोहम्मद रफी तो उनके गाने पर किया, तो उनको मैंने सुनाया था। मैंने कहा देखो भाई तुम्हारा गाना रिकॉर्ड है, और फिर साउंड इधर से दिया, म्यूजिक इधर से दिया, तो किया था मैंने ऐसा। अच्छा, तो सिर्फ आप गाने ही रिकॉर्ड करते हैं या साउंड्स वगैरह? साउंड भी लिया है, साउंड भी लिया। परकशनिस्ट बहुत से हिंदुस्तान में यहाँ जो बड़े अच्छे जो मृदंग बजाने वाले, उनका भी लिया, बहुत जनों को लिया। नरेंद्र, आपकी एक्टिंग देख पर्दे पर ही देखकर आप के लोगों की तबीयतें जो है वो ठीक हो जाती हैं। फिर ये होम्योपैथी का शौक आपने किस लिए? होम्योपैथी का वो क्या हुआ था कि मेरी बीवी बीमार हो गई थी, तो बहुत देर तक एलोपैथी इलाज कराया, वो अच्छी नहीं हुई। फिर एक लंदन से एक डॉक्टर आए थे, वो एलोपैथ हैं लेकिन होम्योपैथी करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ठीक कर देता हूँ। तो मैंने कहा क्या ठीक करेंगे आप? 1953 की बात है ये जी। उसके बाद उनने पता नहीं क्या दवाइयां दी कि 2 महीने के अंदर वो फुल, यानी 86 पाउंड से 120 पाउंड हो गए, बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने कहा ये मुझे सिखाइए। तो उन्होंने कहा ये सीखना तो आसान नहीं है, पहले आपको फिजियोलॉजी एनाटॉमी देखना पड़ेगा। मैंने कहा किताब लाइए। वो किताब जाके ले आया। वो 1 साल का कोर्स है, मैंने 10 दिन में खत्म किया, चुपके रात पढ़ के। फिर उनको कहा डॉक्टर को कि आप मुझे एग्जामिन कर लीजिएगा। तो वो हंसने लगा कि तुम्हें अभी से एग्जामिन करो। एग्जामिन के सारे सवाल जवाब दिया उसने। तब वो उसने मुझे बताना शुरू किया। अभी भी मैं लिखता रहता हूँ उसको। दादाजी, क्या आप ये सोचते हैं कि एक्टिंग सिखाई भी जा सकती है? मसलन जो फिल्म इंस्टीट्यूट खुली है और उससे जो लोग अब फिल्मी दुनिया में आ रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस के बारे में और उनकी ट्रेनिंग जो हुई उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ट्रेनिंग तो जरूर चाहिए, चाहे आप बॉर्न एक्टर हो, फिर ट्रेनिंग जरूर चाहिए। ये तो पुरानी बात है कि आर्ट, स्टूडेंट ऑफ आर्ट इज ऑलवेज ए स्टूडेंट। वो तो सीखना ही पड़ता है। अच्छा, ये बात है कि अगर उसमें कोई इंटरनल क्वालिटीज नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं, सीख के भी कोई फायदा नहीं। पर ये जरूरी नहीं कि उसके लिए स्कूलिंग होना चाहिए। खुद ब खुद हम लोगों ने खुद ब खुद स्कूलिंग किया। मैं लेबोरेटरी में काम करता था, उस वक्त मैं देखता था जब मेरी तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें हैं, तो मेरे को लगता था कुछ उल्लूपना है इसमें, समझ में नहीं आता क्या बात है। हाँ, वाकई ये सोच रहा था कि मैं क्या गड़बड़ क्या है इसमें, समझ में नहीं आया। कोई बताने वाला नहीं था। यहाँ कोई बता देता ना तो जल्दी हो जाता। इंस्टीट्यूट में ये होता है कि बता देते भाई ये तुम्हारी गलतियां हैं। मुझे कम से कम गलतियां सुधारने को 10 बरस लग गए। एक दिन याद आ रहे ये करना चाहिए तो ये क्यों नहीं कर रहा, और उस दिन से मैं सुधरने लगा। तो इंस्टीट्यूट में एक बड़ी अच्छी बात है कि ये जो 10 बरस है वो 1 महीने में कर देंगे, लेकिन सीखना बहुत ही जरूरी है। जी, सीखना बहुत ही जरूरी है। तो जो लोग वहाँ से सीख कर अब आए हैं इंडस्ट्री में, उनका परफॉर्मेंस तो आप देखते होंगे। वो तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये मॉडर्न जनरेशन का परफॉर्मेंस ही अच्छा है। मॉडर्न जनरेशन जो बच्चे आए हैं काफी हमसे ज्यादा होशियार। मैं अभी भी जेट को देखता हूँ तो मुझे याद आता है ये जेट चल कैसा रहा है, ऊपर से चल कैसा रहा है। पुराने हमारे में था ही नहीं, प्लेन जेट कुछ था ही नहीं, लेकिन अभी के बच्चे तो कहते कि आप क्या देख रहे हैं। मैंने कहा जेट दिख रहा है, वो कैसा रहा है इतना भारी, तो उसमें क्या बात है, कोई बात नहीं। तो वो देखे हुए हैं, हमको कुछ नहीं है, नई बात नहीं है। इसलिए अभी की जनरेशन ही होशियार है। एक सवाल मैं आपके उस दौर के बारे में करना चाहता हूँ जब आप फिल्मों में खुद, यानी उस वक्त सभी एक्टर्स जो थे वो अपने गाने खुद गाते थे, जिनको भी गवाया जाता था। तो क्या आपने म्यूजिक की बाकायदा कुछ तालीम हासिल की? म्यूजिक की तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन मेरे फैमिली में म्यूजिशियंस हैं।
पर क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं। जी। हमारे मामा जो हैं, हमारी माँ, हमारी बहन जो मिसेस मुखर्जी, इन लोगों ने क्लासिक म्यूजिक सीखी है, तो वो सुनता था। मैं गाने का मुझे शौक वक्त था नहीं, लेकिन जब पिक्चर में आना भी कोई शौक नहीं, इत्तेफाक हो गया मेरा। तो मैं जब आया तो मुझे कहा गाओ, तो गाते बने नहीं, लेकिन सीखते सीखते जब सीखने लगा, जब करीब करीब लाइन पर आने लगा, तब तक अच्छे गाने वाले आ गए। तो अच्छा गाना छोड़ के बुरा गाना कौन सुनेगा? इतना अच्छा गाता नहीं था, लेकिन गा लेता था, बस और कोई बात नहीं है। अच्छा दयानंद जी, आशीर्वाद में आपने हरिनाथ चट्टोपाध्याय की जो 2 नज़में बच्चों के लिए वो जो सुनाई है, लेकिन आपने जिस तरह रिसाइट किया है वो भी एक यादगार चीज है। मैंने रेल के टाइमिंग के साथ किया है, झक 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 इस तरह से किया। उनने किया था वो दही बेचने वाले की तरफ से, इसलिए अच्छा जो कुछ भी हो, तस्वीर में जो चीज देखी जाती है उसमें लोगों का ध्यान ज्यादा होता है। जो वो करते हैं स्टेज पर बहुत ही अच्छा करते हैं। जी जी। और मैंने किया, काफी उनका कॉपी किया, लेकिन मैंने ट्रेन के रिदम पर दिया था। वो आपने सुना था वो कि नए नगर में बजता है एक नए किस्म का बाजा, अब तो राजा गधा बन गया और गधा बन गया राजा। ये मैं बोला नहीं था वहां, क्योंकि उस वक्त तो बड़ी गड़बड़ चल रही थी। नसीब अपना टूटा फूटा, नसीब अपना खोटा, और जमींदार साहब का कुत्ता देखो कितना ताजा मोटा। ये जो चीज मैं डाला नहीं तो गड़बड़ चल रही थी। जी जी। हाँ, लेकिन लोगों को अच्छा लगा। मैं ये क्रेडिट अपने ऊपर ले नहीं सकता, ये धर्मराज चट्टोपाध्याय क्रेडिट। अगर बुरा लगता तो मैं गाली को नहीं को देता। मैंने कुछ दिन पहले एक मेरी से खबर सुनी थी कि आप बहुत बीमार पड़ गए थे, और तो क्या हुआ था? दरअसल वो हार्ट पर मेरे स्ट्रेन हुआ था, उसको हार्ट अटैक समझा था मैं, लेकिन वो दरअसल स्ट्रेन था। वो मैं शूटिंग कर रहा था देखूं का, तो अप्रैल महीने से, अप्रैल 72 से मुझे ऐसा लगता था मेरी तबीयत खराब होने वाली है। उस वक्त मैं ऊपर से करा था 23, तो उस वक्त मार्केट बहुत थी, उसमें दौड़ा दौड़े झूला, ये डुप्लीकेट तो लेते जरूर थे, लेकिन काफी खुद करना पड़ता था। और गर्मी का मौसम, मई अप्रैल मई का मौसम, बड़ी गर्मी है। उस वक्त मैं समझ गया मेरी तबीयत खराब होने वाली है, चलो निकल जाएगा। और फिर कुछ आगे से बिगड़ से खाता बहुत था मैं, 2 रोटी दाल के साथ, 2 रोटी कीमे के साथ, 2 रोटी मछली के साथ, 2 रोटी मलाई के साथ, और मलाई भी 1 पूरा कप, और फिर कभी कभी पी भी लेता था, और फिर घंटों डांस भी करता था, रॉक एंड रोल। तो और सोचता था कि इस तरह से मैं जो कर रहा हूँ ये उम्र मेरी साथ तो देगी नहीं, ये मुझे बंद करना चाहिए। पान और तम्बाकू भी, बहुत पान और तम्बाकू खाता था। तो ये सब सारी चीजें बुरी आदतें हैं। खास बुरी आदत तो मैं नहीं कर रहा हूँ अभी इस वक्त कौन सी है, लेकिन ये आदतें जब तक ठीक नहीं होती हैं, अब खास करके मेरे वालिद ने कहा था कि जब 50 साल के हो जाए तो खाना कम कर देना, क्योंकि खाने में तकलीफ होगी। वो खुद नहीं बंद किया उन्होंने, वो 80 वर्ष तक खाते रहे। तो मैंने कहा मैं भी 80 वर्ष तक खाते रहूंगा। वो भी इतनी करते, वो तो कटोरा कटोरा दूध पी जाते थे, और घी मूली डाल के 5 मूली घी डाल के खा जाए, बैठे 4 जाए। तो मैंने कहा ये तो मुझसे बनेगा नहीं। अच्छा, उनके टाइम में वो 50 रोटी खाते थे। वो जब 50 वर्ष के थे तो 50 रोटी खाते मैंने देखा उनको। मैंने कहा ये खाते कैसे हैं आप? तो खाली तो कसरत करते थे, मैं इतना कसरत नहीं करता था। जब फिर क्या हुआ कि ये तबीयत खराब होते होते जिस दिन मैं बेंगलोर पहुंचा, बेंगलोर से 41 मील दूर पर शूटिंग का बंदोबस्त हुआ था। तो मैं रात को जब पहुंचा होटल में रहा, तो होटल में बड़े बड़े लोग आए थे। तो उन्होंने कहा अशोक कुमार ऊपर में बुला लो, हम देखना चाहते हैं। 10 बजे रात थे, तो मैं खाना खा चुका था, लेट आता तो सुबह 9 बजे निकलना था। तो मैं फिर से ड्रेस पहन के आया नीचे, तो उन लोगों ने विस्की दिया, एक दूसरे ने दिया। अब इसका रिफ्यूज नहीं किया, दूसरे का भी पीना पड़ा, तो 4-5 विस्की पी गया, तभी जरा खराब लगने लगी। फिर हमारे साथ खाना भी खाइए, फिर से खाना खाया। उसके बाद लेडीज आई मेरे पास मिलने के लिए, आप यहाँ आते नहीं मेरे से एक डांस के लिए। तो रॉक एंड रोल चला, 2 घंटा डांस किया। उसमें जरा थकावट महसूस हुई, तो ऊपर गया। ऊपर जाके मेरे पास उसके एस्थमा का ब्रोवन पंप होता है, जब मैं एस्थमा का अटैक मुझे कभी कभी होती, तो रखा रहता मेरे पास। वो पंप लिया है मेरे पास इस वक्त भी। वो पंप लिया तो ठीक हो गया, मैं सो गया। सुबह 9 बजे पहुंचने में जब फाइटिंग शुरू हुई, काफी धूप में फाइटिंग हुई पहाड़ियों में। पार शुरू होने के बाद देखा मैंने कि वो कुछ अटक रहा है। तो मैं वो पंप लिया, पंप किया, नहीं अटका साहब, वो पंप नहीं गया। वो जो चोकिंग सा हो रहा था वो रहा, फिर किया, फिर चोकिंग रहा। मैं समझ गया हार्ट अटैक। मैंने कहा इससे पहले जो लोगों को बता दूं, मैं जाकर डॉक्टर को मिलूं पहले। तो मैं उससे कहा मैं कल तुम्हारी शूटिंग कर दूंगा, आज मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा कब? कल तो आज तो चले जाएंगे साथ। या फिर मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ये बोल के मैं तो आया नहीं, दौड़ गया गाड़ी पकड़ने के लिए। सड़क के ऊपर गाड़ी थी, वो दौड़ कर ले गया। उसके बाद गाड़ी का ड्राइवर को तो जल्दी चल। 41 मील आने में कम से कम 1.5 घंटे लगे। उन 1.5 घंटे में जो हालत थी, मैं समझ रहा था क्या होगा। लोगों को तो देखा है आधे घंटे में मर जाते हैं, लेकिन मैं इतनी
इस तरह रहा हूँ, कोई जाति कभी ज्यादा की नहीं, शायद कल की जाति वैसे मेरे यहाँ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, करके पहुंच गया। पहुंचते के साथ ही मैंने एक ड्राइवर को बोला कि तू एक काम कर, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा है, ये इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को याद रहे, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा मदर टिंचर, वो लिया। उसके बाद मैं होटल में पहुंचा और मैनेजर को बोला कि तुम कार्डियोलॉजिस्ट बुला लो। तो कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाने चले, क्या हुआ, मैंने कहा तुम बुला लो बस। उसके बाद मैं नहाया धोया, साफ किया, मैंने सोचा शायद अगर गया चला गया तो साफ सुफ होकर तो जाऊं। तो नहा के अपने बाल वाल सवार के साफ कपड़े पहन के मैं लेट गया बिस्तर में। कार्डियोलॉजिस्ट आया कि बोले भाई आपको तो हार्ट में अटैक हुआ। मैंने कहा अटैक होगा तो ठीक है, चलो ले गया मुझे अस्पताल ले गया। 3 वीक रहा हूँ, 3 वीक वहां रहा, मैं मेरा घर भी रहा, वहां भी 3 वीक रहा, फिर यहाँ आके मैं खुद ब खुद हॉस्पिटल में गया। जब यहाँ एग्जामिन किया तो कुछ नहीं था, बहुत थोड़ा कुछ था, स्ट्रेन था, इसलिए अब मुझे मालूम है वो स्ट्रेन था। और ये वार्निंग मिल गई मुझे, ये चेतावनी हो गई कि अब 2 कम कर दो। तो अब मैंने खाना भी कम कर दिया, अब 2 रोटी खाता हूँ। तो ये काफी ज्यादा बोल गया मैं। नहीं, बस एक सवाल, आखिरी 2-4 लाइनों में आप उसका जवाब दे सकते हैं, वो ये कि आपको दादा मुनि क्यों कहा जाता है? उसके दादा मनी का मतलब है, दादा मीन्स भाई, बड़े भाई को दादा कहते हैं, मनी मीन्स ज्वेल। तो दादा मनी ज्वेल भाईजान समझिए, मनी का मतलब है ज्वेल। तो मेरी जो सिस्टर है वो मुझसे छोटी है, इस मुखर्जी, वो मुझे दादा मनी कहती है। हमारे घर में दादा मनी, हमको मेरे भाई मुझे दादा मनी कहते हैं प्यार से। तो उनकी शादी हुई है एस मुखर्जी जो प्रोड्यूसर हैं, तो नेचुरली मेरी बहन मुझसे छोटी है, तो इसलिए उनके खाविन को मुझे दादा मनी कहना पड़ा। वो जब दादा मनी शुरू किया तो सब लोगों ने दादा मनी शुरू किया, इस तरह से दादा मनी हो गया। अब वो नाम ही बन गया मेरा, लोग समझते मेरा नाम ही दादा मनी है। वो मनी के बजाय मुनि हो गया। मुनि हो गया, हाँ, मनी नहीं है, मनी है, मनी का मतलब ज्वेल। अच्छा, अच्छा, बंगाली में कहते हैं माँ को भी माँ मनी कहते हैं, काका को काका मनी, प्यार से, ये प्यार का वर्ड।